दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए धमाकेदार एक्शन मूवी लेकर आया हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। थके हारे और बोर चेहरे वाला डिटेक्टिव बार में घुसा। उसने अभी अभी एक ग्लास शराब खत्म किया ही था कि दो गुंडे अचानक धावा बोलते हुए अंदर घुस आए। बिना एक शब्द कहे उन्होंने मालिक पर सीधा गोली चला दी। वो उछलता हुआ दूर जा गिरा। डर से कांपता डिटेक्टिव फौरन अपनी बंदूक तानकर जवाबी हमला करने लगा। देखा कि सामने कठिन दुश्मन है। गुंडे डर कर भाग खड़े हुए, लेकिन डिटेक्टिव ने उन्हें भागने न दिया। पीछा किया और गुंडों से गोलीबारी शुरू कर दी। आखिरकार अपनी शानदार निशानेबाजी की बदौलत उसने सारे गुंडों को ढेर कर दिया। हालांकि इस हादसे ने उसकी किस्मत पूरी तरह बदल दी। मैथ्यू ने पुलिस डिटेक्टिव की नौकरी छोड़ दी, मगर पुराना धंधा भूल न सका। वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन गया। वो ग्रे जोन में रहता था, न काला न सफेद, कानून और इंसाफ के करीब मगर दूर। उस दिन एक नाकामयाब लगने वाला शख्स मैथ्यू को ढूंढता हुआ पहुंचा। उसने अपना नाम पीटर बताया और कहा कि वो सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग में मिले थे। मैथ्यू को झट से याद आ गया और उसने पूछा कि क्या चाहिए। पीटर थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला कि उसके भाई केनी को मुसीबत में फंसाया गया है। उसे उम्मीद थी कि मैथ्यू मदद करेगा। उसने सारे ट्रैवल खर्चे उठाने का वादा किया। इस मोड़ पर मैथ्यू के पास मना करने की कोई वजह न बची। वो और पीटर केनी के महलनुमा घर पहुंच गए। पहली मुलाकात में केनी बेहद सतर्क नजर आया। उसके बाज की तरह पैनी आंखों ने मैथ्यू को कुरेदा खोजा और ये तक उछाल दिया कि वो पहले पुलिस वाला था। इससे मैथ्यू को बड़ी खलन हुई। मैथ्यू खड़ा हो गया, जाने का इरादा जाहिर किया। ये देखकर केनी को अपना मकसद खोलना पड़ा। उसकी पत्नी को कल अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने धमकी दी थी कि पुलिस को न बुलाए, इसलिए मदद के लिए वो आखिरकार आया। तभी केनी के चेहरे पर अचानक गुस्से का तूफान छा गया। उसने खुद को काबू में रखते हुए मैथ्यू से कहा कि कल रात उसने $4 लाख का फिरौती का पैसा पहुंचा दिया था, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने फिर भी उसकी पत्नी का कत्ल कर डाला। इन बातों को सुनकर मैथ्यू के अंदर सदमा लग गया, लेकिन वो केनी के गुस्सैल जज्बात में बहा नहीं। शांत रहकर महलनुमा घर को गौर से देखने लगा। साथ ही ये सोचकर कि केनी ने महज एक दिन में $4 लाख का फिरौती का इंतजाम कैसे किया। उसने नतीजा निकाला कि केनी बड़ा नशे का तस्कर है। केनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे कबूल कर लिया। उसने $20,000 का एडवांस ऑफर किया और अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के बाद और 20,000 का वादा किया। ये बड़ी रकम थी, लेकिन मैथ्यू फिर भी खड़ा हो गया और मना कर दिया। पैसों से उसे बेपनाह मोहब्बत थी, मगर अपने अपने नियम थे। नशे के तस्करों से न डील करना उनमें से एक था। केनी के घर से निकलकर मैथ्यू अपनी रूटीन सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग में पहुंच गया। उसने 8 साल से नशा त्याग रखा था, लेकिन कभी ये न बताया कि क्यों। मगर मैथ्यू को अंदाजा न था कि केनी ने हार न मानी। उसके घर के सामने ही इंतजार करता रहा। इस बार केनी का वो शांत चेहरा गायब था। चेहरा उदास, गला भरा हुआ। पत्नी की कितनी याद आती है, ये बयान करते हुए वो भावुक हो गया। ये मंजर देखकर मैथ्यू के दिल में करुणा जाग उठी। उसके सवालों पर केनी ने कल के वाकये को बारीकी से बयान किया। उस वक्त वो सो रहा था जब अचानक फोन की घंटी ने उसे जगाया। लाइन के उस पार पत्नी की रोने की आवाज आई। उसके पीछे अपहरणकर्ताओं के शानदार लहजे में बोलने की आवाज। उन्होंने $1 मिलियन की फिरौती मांगी। केनी ने कई बार मोलभाव किया और उसे $4 लाख तक कम करवा लिया ताकि पत्नी को नुकसान न पहुंचे। उसने हिदायतों का पालन किया। बारिश भरी रात में गाड़ी चलाकर फिरौती पहुंचा दी और चला गया। लेकिन कई तलाशियों के बावजूद केनी को अपनी पत्नी का कोई सुराग न मिला। आखिरकार उसे एक त्यागा हुआ कार मिला। ट्रंक खोलते ही भयानक गट्ठे भरे नजर आए। हिम्मत जुटाकर उसने चाकू से एक गट्ठे को चीरा और तुरंत चटक लाल तरल बहने लगा। वो गट्ठे निकले उसकी पत्नी के शरीर के टुकड़ों के। यही वो दर्द था जो केनी ने कल झेला। केनी ने मैथ्यू को अपहरणकर्ताओं का छोड़ा रिकॉर्डिंग दिया और एक फोन नंबर लिखकर थमा दिया, उम्मीद करते हुए कि वो दोबारा सोचेगा। केनी के जाने के बाद मैथ्यू ने रिकॉर्डिंग चलाई, जिसमें अपहरणकर्ताओं की शैतानी फुसफुसाहट थी और केनी की पत्नी के हताश चीखें। वो आवाज उसके दिल में तेज चाकू की तरह चुभ गई। काबू खुद पर रखना नामुमकिन हो गया। उसने फौरन अपना नियम तोड़ने का फैसला कर लिया और ये कमीशन कबूल कर लिया। अगले ही दिन मैथ्यू ने जांच शुरू कर दी। वो केनी की पत्नी के दिखे सारे लोकेशंस पर पहुंचा और आसपास के लोगों से पता चला कि अपहरणकर्ता 2 मर्द थे जो हल्के नीले रंग की वैन चला रहे थे। ये दोनों बेहद निडर और बेपरवाह थे। उन्होंने केनी की पत्नी को सड़क के बीचों बीच जबरदस्ती भगा लिया और गाड़ी में घसीटते हुए अपहरण कर लिया। इतनी तेज और सटीक तरकीब देखकर मैथ्यू को यकीन हो गया कि ये अपहरणकर्ता नौसिखिए बिल्कुल नहीं है। ये तो पुराने खिलाड़ी हैं। वो इंटरनेट कैफे पहुंचा और अखबारों के जरिए
किडनैपिंग केस खंगालने लगा। थोड़ी ही देर में उसे कुनियन वाला एक मिलता जुलता केस मिल गया। उसी पल मैथ्यू के पीछे एक जवान लड़के का लगातार खांसना उसका ध्यान खींच गया। लड़के ने गलती से एक ड्राइंग गिरा दी। मैथ्यू ने उसे उठाया और फैल करते हुए बातचीत शुरू कर दी। उसे पता चला कि लड़के का नाम टीजे है, एक अनाथ जो शेल्टर में रहता है। बातें सुनने के बाद मैथ्यू ने खुद को प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बताकर परिचय दिया। चूंकि वो उम्र दराज था और टेक सेवी बिल्कुल नहीं, उसने टीजे से कहा कि हाल के मर्डर केस खोजो। मैथ्यू को अंदाजा न था कि बोलते बोलते ही टीजे को धमाका मिल गया। पिछले मंगलवार को एक फूल वाली दुकान का मालिक कूड़ा फेंकते वक्त कचरे के डिब्बे में बॉडी पार्ट पा गया। उसी वक्त कब्रिस्तान का मैनेजर ने तालाब के ऊपर तैरते बॉडी पार्ट्स देखे। पुलिस जांच के मुताबिक पीड़ित लड़की का नाम इला था। उस वक्त वो अपने मंगेतर से मिलने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सड़क के बीचों बीच 3 मर्दों ने उसे किडनैप कर लिया और हल्की नीली वैन में घसीट लिया। ये खबर ने मैथ्यू की जांच को जबरदस्त मदद पहुंचा दी। उसने सीधे $20 निकालकर टीजे को थैंक यू बोला और उसे खूब खाने का डिनर करवाने ले गया। खाने के दौरान टीजे ने जांच में मदद करने की इच्छा जताई, लेकिन अकेले काम करने का आदी मैथ्यू ने साफ मना कर दिया। अगली सुबह मैथ्यू उस कब्रिस्तान पहुंचा जहां बॉडी पार्ट्स मिले थे। संयोग से कब्रिस्तान का मैनेजर जोनास गाड़ी से आता हुआ मिल गया। मैथ्यू ने नकली आईडी दिखाई, उम्मीद करते हुए कि वो सहयोग करे और सवालों के जवाब दे, लेकिन अचानक जोनास ने नकली आईडी को झट से भांप लिया और झूठ खोल दिया। इससे मैथ्यू बेहद शर्मिंदा हो गया। मजबूरन उसे इला की जांच की सच्चाई बतानी पड़ी। शुक्रिया कि जोनास ने मना न किया। उसने बताया कि उसने बैग तो पाया था, लेकिन अंदर झांका नहीं था, जबकि एक सहकर्मी ने अंदर देखा था और मानसिक सदमे से नौकरी छोड़ दी। इतना कहकर जोनास पलट गया और चला गया, लेकिन मैथ्यू की फितरत चिल्ला रही थी कि जोनास कुछ छिपा रहा है। इसलिए मैथ्यू ने कब्रिस्तान के सामने ही निगरानी शुरू कर दी। जोनास के शिफ्ट खत्म होने का इंतजार किया, फिर चुपके से उसके पीछे लग गया। निगरानी के दौरान मैथ्यू को पीछे किसी चुपके फिगर का एहसास हुआ और वो मन ही मन हंस पड़ा, मगर चुप रहा। जोनास के किसी बिल्डिंग में घुसने का इंतजार करते हुए मैथ्यू ने कार के पीछे छिपकर पीछे आते टीजे को जोर से खींच लिया। पकड़े जाने पर टीजे काफी नाराज नजर आया, लेकिन मैथ्यू को लड़के के साथ वक्त जाया करने की फुर्सत न थी। उसने पता लगा लिया कि इला का मंगेतर रूबेन जोनास के घर के ठीक सामने रहता है। अखबार की खबर के आधार पर वो फौरन उसे ढूंढने चल पड़ा। मैथ्यू ने अपना पुराना दाम फिर आजमाया, नकली आईडी दिखा दी। शुक्रिया कि रूबेन को कोई शक न हुआ और उसने बता दिया कि इला के किडनैप होने वाले दिन वो कैफे में बैठा पूरा मंजर अपनी आंखों से देख चुका था। लेकिन मैथ्यू को ये बातें परवाह न थीं। उसकी नजर पड़ी कि रूबेन भी नशे का तस्कर है। मैथ्यू को समझ आ गया कि अपहरणकर्ताओं ने इसीलिए ही ऐसे लोगों को निशाना बनाया जिन्हें कुछ भी हो जाए तो भी वो पुलिस के पास शिकायत न करेंगे। बातचीत के दौरान मैथ्यू ने जोनास को बिल्डिंग से निकलते देखा। फौरन रूबेन को गुड बाय कहा और सीधे सामने के रूफटॉप पर पहुंच गया। वहां से उसने देखा कि यहाँ से रूबेन का घर साफ साफ दिख रहा था। मैथ्यू ने अटारी का दरवाजा जोर से तोड़ा और गद्दे के नीचे इला की सैकड़ों स्टॉकर फोटोज का ढेर पा गया। साफ था कि जोनास बिल्कुल मासूम नहीं, ये उसका गंदा राज था। लेकिन ठीक उसी पल जांच पड़ताल में मशगूल मैथ्यू के पीछे जोनास भूत की तरह प्रकट हो गया, तेज चाकू लहराता हुआ, चेहरा धमकी से भरा। मगर मैथ्यू के चेहरे पर डर का नामो निशान न था। मैथ्यू ने बेफिक्र अंदाज में जोनास को चेतावनी दी, बेवकूफी मत करो, वैसे भी तुम मुझसे जीत नहीं सकते। फिर उसने हाथ में थामे फोटोज का लालच दिया। जोनास का चाकू उसके बदले। ये बातें सुनकर जोनास का सारा आक्रोश पिघल गया। उसे मजबूरन एक्सचेंज करना पड़ा। मैथ्यू ने आगे कहा कि सच्चाई खोल दे तो उसे जाने देगा। इस मोड़ पर जोनास का मानसिक कवच पूरी तरह टूट चुका था। उसने कबूल किया कि वो उन दोनों अपराधियों से एक रिकॉर्ड स्टोर के तहखाने में मिला था। दोनों की आंखें शैतानों सी तेज और ठंडी थीं। चेहरों पर जज्बात का नामो निशान न था। उन्होंने खुद जोनास के पास आकर कहा कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करते हैं और नशे के तस्करों के सारे फाइल्स उनके पास हैं। धीरे धीरे जोनास और वो दोनों करीबी हो गए। लंबे अरसे से इला से चुपके प्यार करने वाला जोनास चाहता था कि जिसे वो चाहता है वो रूबेन से दूर रहे। इसलिए उसने उनसे गिड़गिड़ाया कि बीच में आओ और उसे छुड़ा लो। लेकिन अचानक यही उसकी वो गुजारिश निकली जिसने इला को खतरे में धकेल दिया। उसी दिन जोनास ने गाड़ी चलाई और वो दोनों अपराधियों ने सड़क के बीचों बीच इला को छीन लिया। जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो उनकी असली शक्लें पूरी तरह बेनकाब हो गईं। उन्होंने कैमरा सेट किया और अपनी बेरहम करतूतें शुरू कर दी।
दी। जोनास ने कभी ऐसी भयानक तस्वीर न देखी थी। उसी जगह उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो गाड़ी से कूद पड़ा और भाग खड़ा हुआ। 2 दिन बाद ही उसे इला के शरीर के टुकड़े मिले। ये सब सुनने के बाद मैथ्यू ने फैसला किया कि जोनास उसे रिकॉर्ड स्टोर के तहखाने तक ले चले, लेकिन उसे जोनास के चेहरे पर एक पल को उभरी जटिल भाव भंगिमा नजर न आई। जोनास खड़ा हुआ रूफटॉप के किनारे तक गया और बोला कि उन अपराधियों में से एक का नाम रे है। फिर मैथ्यू के और सवाल पूछने का इंतजार भी न किया, सीधे नीचे झपट्टा मार दिया। ये मंजर देखकर मैथ्यू के रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही उसे उन दोनों अपराधियों के खौफ की पोल खोल दी। जोनास को दोबारा उनसे सामना करने से बेहतर मौत अच्छी लगी। मैथ्यू ने जुटाए सुराग केनी के पास ले जाकर सारी बात बताई। कहा कि अपराधी इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े हो सकते हैं और उम्मीद जताई कि वो पुलिस के पास जाकर खबर लीक कर दे। इस तरह कम से कम उन दोनों को सावधान तो कर ही दिया जाता, कम से कम अल्पकालिक अपराधों पर रोक लग जाती। लेकिन केनी ने यह सुझाव साफ ठुकरा दिया। आखिर वो तो नशे का तस्कर था, पुलिस के साथ कैसे उलझता। इसके साथ ही मैथ्यू केनी के घर से पलटकर निकल गया। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक वैन पर पड़ी। नंबर प्लेट ढकी हुई। मैथ्यू के निकलते ही वो वैन भी धीरे धीरे सरकने लगी। साफ था कि अंदर बैठे लोगों का मकसद उसी का पीछा करना था। लेकिन मैथ्यू बेफिक्र रहा, मानो उसे भनक तक न हो। वो सीधा उसी जगह पहुंच गया जहां पिछले साल के अपहरण पीड़ित को देखा गया था। सामने की कन्वीनियंस स्टोर में घुसकर हालात की तहकीकात करने लगा। उसने पता लगाया कि वो औरत भी अवैध धंधेबाज थी और पास ही रहती थी। सवाल पूछते हुए मैथ्यू ने 2 मर्दों को अपनी ओर गौर से ताकते देखा, लेकिन उसने ध्यान न दिया और सीधा पीड़ित के रहने वाली बिल्डिंग में पहुंच गया जांच के लिए। वहां सब कुछ अस्त व्यस्त था और सामने ही वो जगह थी जहां बॉडी पार्ट्स मिले थे। मैथ्यू जैसे ही निकलने वाला था, तभी एक छिपे कोने से कोई फिगर अचानक झपटा और बेसबॉल बैट से उसे पटक दिया। पास से देखा तो कन्वीनियंस स्टोर वाले वही 2 मर्द निकले। दोनों बेहद गुस्से में थे और मैथ्यू को सख्त चेतावनी दी, जांच आगे मत बढ़ाना। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो नहीं हैं जिन्होंने महिला पुलिस अधिकारी का कत्ल किया। ये बातें सुनकर मैथ्यू को सच्चाई का झटका लगा। पिछले साल की पीड़ित एक पुलिस अधिकारी थी। उसने फौरन अपना परिचय दिया और पूछा कि क्या ये दोनों अवैध धंधेबाज हैं। हाँ में जवाब मिलते ही मैथ्यू के दिमाग में धीरे धीरे एक प्लान उभरने लगा। उसी रात मैथ्यू अपनी रूटीन सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में शरीक हुआ। पीटर के साथ मैथ्यू जैसे ही बाहर निकला, तभी उसकी नजर उस परिचित वैन पर पड़ गई। इस वक्त उसे यकीन हो गया कि दुश्मन हमेशा उसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन उनका मकसद अभी साफ न था। सुराग के अभाव में मैथ्यू को घर लौटना पड़ा। रास्ते में उसे अचानक टीजे से टकराव हो गया। लड़के ने अपना बैकपैक खोला तो अंदर एक पिस्तौल चमक पड़ी। टीजे ने इसे छिपाया नहीं, बल्कि खिलौने की तरह मैथ्यू को दिखाते हुए बोला कि अवैध धंधेबाजों के छिपे स्थान से लाया है। ये देखकर मैथ्यू को समझ आ गया कि ये लड़का हाथ में पड़े हथियार के खतरे को बिल्कुल नहीं जानता। उसने कहा, इसे मेरी ओर तान दो। फिर मैथ्यू ने चेतावनी दी, एक बार ट्रिगर दबा दिया ना तो नतीजा बदल नहीं सकता। बस 2 रास्ते बचते हैं, मारना या मारा जाना। लेकिन दोनों ही रास्तों का दर्द आम इंसान बर्दाश्त न कर सके। इतना कहकर मैथ्यू पलट गया और चला गया। उसे मालूम था कि टीजे इन बातों का मतलब समझ गया। अगली सुबह मैथ्यू को पता चला कि संदिग्ध वैन अभी भी उसके पीछे लगी हुई है। इसलिए उसने जानबूझकर एक तंग गली में घुस गया, ड्राइवर को गाड़ी से बाहर लुभाने के लिए। फिर वो एक दरवाजे के पीछे छिप गया, दाहिने हाथ पर स्कार्फ लपेटा, दुश्मन के जांचने आने का इंतजार किया और मुक्के से उसे ढेर कर दिया। मैथ्यू ने उस शख्स की तलाशी ली और उसके पास से एक पिस्तौल बरामद कर ली। तभी वैन दोबारा मैथ्यू के सामने रुक गई। एक मर्द ने दरवाजा खोला और पुलिस बैज दिखाया। निकला कि ये लोग नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लोग थे। प्रतिक्रिया करने का मौका भी न मिला। 2 अफसर फौरन झपटे, उसे काबू में कर लिया और गाड़ी में ठूंस दिया। कप्तान ने मैथ्यू की पूरी जांच पड़ताल कर रखी थी। पूछा कि वो अब अवैध धंधेबाजों के इतने करीब क्यों पहुंच गया। मैथ्यू ने नेचुरल तौर पर सच न बताया, बल्कि उल्टा सवाल दागा, क्या एंटी नारकोटिक्स टीम में रे नाम का कोई है। कप्तान ने साफ कहा कि उसका नाम तक न सुना। ऊपर से ये भी खुलासा किया कि उनका पीछा मैथ्यू का नहीं बल्कि पीटर का था। ये खबर सुनकर मैथ्यू के होश उड़ गए। उसी रात वो चुपके से पीटर के घर में घुस गया और पाया कि पीटर ने अपनी बुरी लत अभी तक नहीं छोड़ी। लेकिन इससे भी ज्यादा सदमे वाली बात यह थी कि दीवार पर केनी की पत्नी की ढेर सारी ड्राइंग्स चिपका कर रखी हुई थी।
पता चला कि पीटर हमेशा से अपनी भाभी पर दिल हार चुका था और इसीलिए केनी से जलन पाल रखी थी। मैथ्यू के दबाव में पीटर ने आखिरकार अपने दिल का छिपा राज उगल दिया। पिछले साल जब केनी और उसकी पत्नी विदेश घूमने गए थे, पीटर घर पर अकेला था, मगर कायल इल्लीगल माल की खरीद फरोख्त करते वक्त एक महिला अधिकारी ने उसे पकड़ लिया। सज्जा से बचने के लिए पीटर ने बिना हिचकिचाहट के केनी को बेच दिया। अब मैथ्यू को सारी तस्वीर साफ दिखने लगी। वो महिला अधिकारी जिसने पीटर को पकड़ा था वही पिछले साल के केस की पीड़ित निकली, जबकि रे और उसका साथी पुलिस वाले बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने सिर्फ उसी अधिकारी के रिकॉर्ड्स का फायदा उठाकर केनी के बारे में जानकारी हासिल की थी। संक्षेप में पीटर ही वो कड़ी था जिसने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रिय भाभी की मौत का कारण बनाया। सच जानकर मैथ्यू ने फैसला किया, जांच बंद, केनी को पैसा लौटाओ और इस खानदान के निजी झगड़ों में अब दखल न दो। पीटर ने जो किया उसके लिए ये उसके अपने ज़मीर पर निर्भर था कि केनी को कब सच्चाई बताएगा। लेकिन अगले दिन मैथ्यू को अचानक खबर मिली कि टीजे को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। वो फौरन वहां पहुंचा और देखा लड़का बिस्तर पर पड़ा है, चेहरा चोटों से सूजा हुआ। पता चला कि कल रात अवैध धंधेबाजों ने उसे पकड़ लिया था। उनकी खोई पिस्तौल की वजह से उसे बेरहमी से पीटा। डॉक्टर ने मैथ्यू को बताया कि टीजे की हालत ठीक नहीं है। लड़के को पहले से ही खून की कमी थी और ऊपर से रात भर बारिश में भीगने से धमनी में रुकावट होने का खतरा बहुत ज्यादा है। इससे मैथ्यू बेहद परेशान हो गया। वो मरीज के कमरे में बात करने को कुछ शब्द ढूंढता हुआ घुसा, लेकिन टीजे ने पहले ही बोल दिया। उसने बताया कि 11 साल की उम्र में मां ने गंभीर बीमारी की वजह से उसे हॉस्पिटल में छोड़ दिया था और उसके बाद कभी नहीं लौटी। बेबस लड़के को देखकर मैथ्यू ने भी अपना दिल खोल दिया, वो राज जो उसने किसी को नहीं बताया। 8 साल पहले एक बार में उसने 3 लुटेरों पर गोलियां चलाई थीं। हालांकि शराब के नशे में उसने आखिरकार तीनों को ढेर कर दिया, लेकिन एक भटकी गोली ने सड़क पर गुजर रही एक लड़की की जान ले ली। इस हादसे ने उसे ताजिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया। अपराध दबाने के लिए उसके पैरों का इनाम लेने से इनकार कर दिया, खुद नौकरी छोड़ दी, शराब छोड़ने का फैसला किया, बस मोक्ष की तलाश में। मैथ्यू ने अपना फोन हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया, फिर केनी के घर पहुंचा कमीशन छोड़ने का ऐलान करने, लेकिन केनी वहां नहीं मिला। जैसे ही वो जाने को हुआ, पीटर अचानक घर से बाहर निकला और इस बार हालात और भी खराब थे। दोनों सीधे यूरी के घर पहुंचे जो केनी का दोस्त था। यूरी भी अवैध धंधेबाज निकला। यूरी ने मैथ्यू को बताया कि कल रात उसके जाने के बाद रे और उसके साथी चुपके से घुस आए, टेजर गन से बांध लिया और उसकी बेटी लूसिया को किडनैप कर ले गए। पत्नी किसी तरह बच गई क्योंकि वो बिस्तर पर गंभीर बीमारी से तड़प रही थी। केनी से पता चलने के कारण यूरी जानता था कि मैथ्यू इस मामले का एक्सपर्ट है, इसलिए बार बार गिड़गिड़ाया, लूसिया को बचा लो। दोनों बात कर ही रहे थे कि रे का फोन अचानक आ गया। यूरी को $10 लाख का रैंसम लाने का हुक्म दिया, लेकिन लूसिया से बात करने की इजाजत न दी। लेकिन अभी एक और बड़ी मुसीबत थी। इतने कम वक्त में इतना बड़ा रैंसम जुटाना नामुमकिन था। तभी केनी ने आवाज दी। वो $5 लाख नकद देने को तैयार था, बाकी नकली नोटों से काम चला लो। ट्रांजैक्शन से पहले तो नकली नोटों का पर्दाफाश न होगा। मैथ्यू ने टीजे को फोन किया, उसके घर जाकर एक डिब्बा ले आने को कहा। थोड़ी देर बाद रे का फोन फिर आया। मैथ्यू ने हार न मानी, जोर दिया, लूसिया के जिंदा होने की तस्दीक के बिना रैनसम नहीं मिलेगा। इस बार रे के पास चारा न था क्योंकि उसका मकसद सिर्फ पैसा था, इसलिए लाइव कंफर्मेशन के लिए हामी भर दी। मैथ्यू ने मौका लपक कर एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सिर्फ लूसिया ही जानती। थोड़ी देर बाद रे ने खुद फोन किया और सही जवाब दे दिया। इससे वहां मौजूद सबने राहत की सांस ली। लग रहा था लूसिया अभी जिंदा है। दोनों पक्ष फौरन ट्रांजैक्शन की जगह तय कर दी, उसी कब्रिस्तान में जहां ईला का शव मिला था। इस वक्त तक टीजे ने मैथ्यू का डिब्बा ढूंढ लिया था और पीटर के मार्गदर्शन में यूरी के घर पहुंच गया। सबने मिलकर असली और नकली नोटों को मिला जुला दिया ताकि रे को तुरंत शक न हो। मैथ्यू ने डिब्बे से वही पुरानी पिस्तौल निकाली जो सालों से रखी थी, उसी हथियार से जिसने कभी गलती की थी। अब लूसिया को बचाने का फैसला किया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पूरी टीम कब्रिस्तान पहुंच गई। मैथ्यू ने टीजे को कार में रहने को कहा, अगर कुछ भी असामान्य दिखे तो फौरन पुलिस को खबर करो। फिर केनी और बाकियों को लेकर ट्रांजैक्शन पॉइंट पर गया और पीटर, जिसने आर्मी सर्विस की थी, को राइफल देकर ऊंचे स्थान पर एम्बुश करने को कहा। मौका मिलते ही सपोर्ट करो। ये सब तय करके मैथ्यू अकेला आगे बढ़ गया। मैथ्यू ने देखा रे और उसके साथी अल्बर्ट लूसिया को पकड़े हुए थे। अल्बर्ट ने मनी बैग ले लिया और कार की ओर लौटकर चेक करने लगा। रे ने वादा निभाया और लूसिया को छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही यूरी उसे लेकर भागा,
अल्बर्ट को बैग में नकली नोट मिल गए। ये देखते ही मैथ्यू ने पहला गोली चला दिया। फौरन खूनी भगदड़ मच गई, लेकिन रे बच गया क्योंकि उसके पास बुलेट प्रूफ वेस्ट था। भगदड़ में पीटर की पोजीशन एक्सपोज हो गई। रे ने सटीक गोली मार दी, वो ढेर हो गया, फिर फौरन कार में बैठकर भागा। मैथ्यू और केनी ने भागती गाड़ी पर लगातार गोलियां चलाईं, लेकिन लोहे के गेट को तोड़कर वो रात के साए में गायब हो गई। जब दोनों पीटर के पास पहुंचे, वो सांसें थामे तड़प रहा था। जिंदगी के आखिरी लम्हों में पीटर ने भाई से अपना गुनाह कबूलने का फैसला किया, लेकिन वाक्य पूरा करने से पहले दम तोड़ दिया। मैथ्यू पास खड़ा था, उसके दिल में ढेर सारी भावनाएं भरी हुई थीं। शायद यही सबसे अच्छा अंत था। वो दोनों भाई आज भी एक दूसरे से बिना किसी दूरी के थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब मैथ्यू और केनी कार में सवार हुए तो पता चला टीजे गायब है। उन्होंने फौरन फोन कर तलाश शुरू की, लेकिन ये उम्मीद न थी कि टीजे चुपके से रे की वैन में छिपा हुआ था। इस वक्त तक लड़का दोनों की बेस पर पहुंच चुका था। वो बाहर निकला और मैथ्यू को लोकेशन बता दिया, फिर चुपचाप बैकअप का इंतजार करने लगा। अल्बर्ट ने घायल रे को घर में ले जाया। पता चला कि भागते वक्त रे को एक भटकी गोली लग गई थी। उसने अल्बर्ट से मेडिसिन बॉक्स लाने को कहा, लेकिन इसके बजाय उसने मनी बैग को तहखाने में ले जाते देख लिया। रे को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने चुपके से अपनी जेब में टेजर छिपा लिया, लेकिन उसने अपने साथी की बेरहमी का अंदाजा लगाने में गलती की। अल्बर्ट ने मौका देखकर रे के ऑफ गार्ड होने का फायदा उठाया, तार से उसकी गर्दन मरोड़ दी और रे की जान ले ली। मैथ्यू और केनी फौरन पहुंच गए। दोनों ने गरजते बादलों का सहारा लिया और खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। वहां अल्बर्ट को बड़े आराम से डिनर करते देखा। मैथ्यू फौरन आगे बढ़ा और अल्बर्ट को रेडिएटर से बांध दिया। फिर तहखाने में रे का शव मिला। उसके दिल का तनाव आखिरकार कम हो गया। लग रहा था ये सीरियल किडनैपिंग और मर्डर केस खत्म हो गया। उसने अल्बर्ट को केनी को सौंप दिया, फिर टीजे को कार में बिठाकर पहले घर लौट गया। लेकिन घर पहुंचकर देखा रेडिएटर खाली पड़ा था। फर्श पर अव्यवस्था और खून के धब्बे बिखरे पड़े थे। मैथ्यू ने पिस्तौल तानी सावधानी से तहखाने की ओर बढ़ा और खौफजदा हो गया। केनी खून के तालाब में पड़ा मरा हुआ था। पता चला कि केनी ने अल्बर्ट को बेहोश करने के बाद तहखाने में एक तेज किचन चाकू देखा। उसे एहसास हो गया ये वही हथियार था जिससे उसकी पत्नी की हत्या हुई थी। नफरत का ज्वालामुखी फट पड़ा, लेकिन उसे उम्मीद न थी कि अल्बर्ट सिर्फ नाटक कर रहा था। मैथ्यू को ढूंढते वक्त अल्बर्ट ने छाया से चुपके से कदम रखा और तार से उसकी गर्दन दबोच ली। हकीकत में वो वक्त पर होशियार साबित हुआ। चुपके के हमले को पिस्तौल से रोका, मौका देखकर कंधे से उछालकर बंधन से आजाद हो गया। लेकिन अल्बर्ट के पास अभी भी दांव पेंच बाकी थे। अल्बर्ट ने हथौड़ा उठाया और खून की प्यासी नजरों से हमला बोल दिया। मैथ्यू को पलटवार का मौका ही न मिला। खतरे के उस लम्हे में मैथ्यू की नजर रे की जेब में पड़े टेजर पर पड़ी। वो झपट कर उसे छीन लिया, पलटा और बिजली का झटका दे मार दिया। अल्बर्ट धड़ाम से गिर पड़ा। अल्बर्ट को एहसास हो गया कि खेल खत्म। आखिरी बात कहने को जीभ लड़ी, लेकिन मैथ्यू को और बकवास सुनने का मन न था। मैथ्यू ने बिना हिचकिचाहट हाथ उठाया और अल्बर्ट को खत्म कर दिया। सब कुछ शांत हो गया। थके हारे शरीर को घसीटते हुए वो घर लौटा, जहां टीजे सोफे पर गहरी नींद में सो रहा था। इस वक्त तक सूरज उगने लगा था। दोनों की कहानी अभी खत्म से कोसों दूर थी। आज की कहानी यहीं समाप्त। देखने के लिए धन्यवाद। इस मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करें।